जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर जिस तरह हमने शुरू में ही जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तभी हमने AWS की नेटवर्किंग सर्विसेज और AWS की स्टोरेज सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोर्स हमारा एंड हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू हम कर रहे हैं। जैसे हमने कल नेटवर्किंग ओवरव्यू किया था और आज हम स्टोरेज ओवरव्यू करेंगे कि जितनी भी सब कितनी तरह की सर्विसेज होती हैं। तो वैसे हमें पता है 3 तरह की सर्विसेज होती हैं क्लाउड के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास स्टोरेज सर्विसेज होती है वो 3 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है ब्लॉक लेवल स्टोरेज, एक हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ठीक है, एंड द लास्ट वन हमारे पास होती है फाइल स्टोरेज। उसमें डेटाबेसेस भी होती हैं बट वो डेटाबेसेस सर्विसेज होती हैं वो अलग होती है। तो यहाँ पे देखें, 3 तरह की स्टोरेज होती है। एक होती है ब्लॉक लेवल स्टोरेज, एक होती है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज और एक होती है फाइल स्टोरेज। तो आप में से मुझे बता सकते हैं कि ब्लॉक लेवल कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट लेवल कौन सी होती है और फाइल स्टोरेज कौन सी होती है? किसी को पता हो? किसी को नहीं पता? तो हमारे पास जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है वो तो आपको पता है EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम, जो हम अटैच करते हैं अपनी EC2 के साथ। और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज जो होती है वो हमारे पास होती है अ, जैसे S3 हो गया, उसकी डिफरेंट क्लासेस हो गई, वो ऑब्जेक्ट लेवल होती है। इसी तरह फाइल भी होती है। फाइल मतलब कि जो शेयर्ड फाइल स्टोरेज हम पढ़ते हैं, EFS FSX, वो वाली। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास सर्विसेज होती हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक हाइब्रिड स्टोरेज भी होती है, इसको पढ़ लेते हैं अब। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एंड ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज के अंदर हमारे पास आ रहा है S3 ग्लेशियर। ठीक है, और ये होती है ऑब्जेक्ट लेवल। जो ब्लॉक लेवल होती है वो हमारे पास होती है EBS, ये होती है। और जो फाइल स्टोरेज होती है वो हमारे पास होती हैं EFS FSX एंड फाइल कैशे। तो तीनों स्टोरेज आपको एक ही जगह पे उसने दिखा दी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हमने EBS की लैब भी परफॉर्म की है, हमने S3 की लैब भी परफॉर्म की है, सारी लैब्स हम परफॉर्म कर चुके हैं। सिर्फ EFS की हमने लैब परफॉर्म नहीं की है, मैं वो करवा दूंगा, इजी लैब्स है। फिर हमारे पास ना कुछ हाइब्रिड स्टोरेज भी होती है। हाइब्रिड मतलब कि कुछ आपने क्लाउड की जो स्टोरेज है उनको अटैच किया हुआ है अपने ऑन प्रेमिस स्टोरेज से। ठीक है, जो कंपनी का फिजिकल डाटा सेंटर है आपने उससे उसको अटैच किया हुआ है, उसकी जो स्टोरेज है वहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं AWS स्टोरेज गेटवे, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास स्नो फैमिली भी होती है, इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आके। ये देखें, S3 को पता है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ग्लेशियर भी आपको पता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म बैकअप्स इसको हम यूज़ करते हैं। EFS और FSX के अंदर क्या डिफरेंस होता है? EFS और FSX क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता हो इसके बारे में? Amazon EFS एंड Amazon FSX दोनों शेयर्ड फाइल स्टोरेज होती हैं, दोनों सेम कैटेगरी की हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो EFS होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ शेयर्ड स्टोरेज बिटवीन लिनक्स सर्वर्स। लेकिन जो FSX होता है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ शेयर्ड स्टोरेज बिटवीन विंडो सर्वर्स। बस ये डिफरेंस होता है। जहाँ पे आप लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहे हो उनके दरम्यान आपको शेयर्ड स्टोरेज चाहिए तो हम EFS का यूज़ करते हैं। जी। काइंड दोबारा बता दीजिएगा। इनके दरम्यान, हाँ, तो मैं ये बात जी कर रहा जी। था। EFS और FS के दरम्यान डिफरेंस सिर्फ ये होता है, कैटेगरी इनकी सेम है। मतलब ये फाइल स्टोरेज है, शेयर्ड फाइल स्टोरेज। बट EFS वहाँ पे यूज़ करनी है कि अगर आपके पास 50 लिनक्स सर्वर चल रहे हैं, उबंटू, मिंट, सेंटोस, डिफरेंट आपके पास लिनक्स सर्वर चल रहे हैं। अगर आपने उनके दरमियान कोई शेयर्ड स्टोरेज यूज़ करनी है लिनक्स सर्वर के दरमियान तो आप Amazon EFS यूज़ करेंगे। बट अगर आपके पास विंडोज सर्वर चल रहे हैं, अगर उनके दरमियान आपने शेयर स्टोरेज बनानी है तो आप Amazon FSX यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस होता है इनके दरमियान। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर विंडो एप्लीकेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और EBS का आपको पता है कि EBS हमारे पास क्या होता है? EBS
एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है हमारे पास, और इसको हम यूज़ करते हैं। और गेटवे, कि अगर आपने दोनों स्टोरेज यूज़ करनी है, आपने क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ करनी है, आपने जो है ना वो ऑन प्रेमिस स्टोरेज भी यूज़ करनी है, तो उनको फिर अटैच करते हैं हम आपस में फॉर डाटा शेयरिंग। तो उसके लिए फिर आप अमेजोन स्टोरेज गेटवे का यूज़ करते हो। तो ये जितनी भी स्टोरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आपको। ठीक है, कि हम S3 कब यूज़ करते हैं, ग्लेशियर कब यूज़ करते हैं, हम अमेजोन EFS कब यूज़ करते हैं, FSX कब यूज़ करते हैं, EBS एंड स्टोरेज गेटवे कब यूज़ करते हैं। तो आपको समटाइम्स सिनेरियो भी दे देते हैं कि अगर हमारे पास विंडो सर्वर चल रहे हैं, 50-100 सर्वर चल रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वो चाहते हैं कि आप उनका दरम्यान वो एक शेयर स्टोरेज बना दें। तो उसके लिए फिर हम कौन सी स्टोरेज यूज़ करेंगे। या हमारे पास लिनक्स सर्वर चल रहे हैं, 50 सर्वर चल रहे हैं लिनक्स। ठीक है, और उनके दरम्यान कंपनी ने एक शेयर स्टोरेज बनानी है ताकि तमाम सर्वर उन एक स्टोरेज को यूज़ कर सके फॉर डाटा स्टोर। तो वो कौन सी स्टोरेज यूज़ करें। तो इस तरह की चीज़ें फिर आपने याद रखनी है। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ लेते हैं EBS को। क्लाउड के अंदर, AWS के अंदर, जो हमारे पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज की कैटेगरी होती है ना, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट में हमारे पास आ जाती है EBS, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। एंड सेकंड में हमारे पास आ जाती है इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम, इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। या तो हम EBS वॉल्यूम यूज कर रहे होंगे एज अ ब्लॉक लेवल स्टोरेज, या हम इंस्टेंस स्टोर। डिफरेंस ये होता है कि जो EBS वॉल्यूम होता है ना भाइयों, ये इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, और जो इंस्टेंस स्टोर होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें डिस्कस भी की थी कि अगर आप EBS वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि आप अपने सर्वर को टर्मिनेट भी कर सकते हो, आप अपने सर्वर को स्टॉप भी कर सकते हो, दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हो, आपका डाटा उसके अंदर परसिस्ट करेगा, आपका डाटा लॉस नहीं होगा, गायब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट स्टोर को यूज़ कर रहे हो वॉल्यूम को एज अ स्टोरेज, एज अ रूट वॉल्यूम या एडिशनल स्टोरेज, तो आप अपने सर्वर को EC2 को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे स्टॉप करेंगे आपका डाटा तमाम लॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज। एंड जो EBS होता है, वॉल्यूम इज ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड विद इन इट्स अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, विद EBS यू कैन स्केल योर यूजेज अप और डाउन विद इन मिनट्स। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जब हम, अगर हम S3 की बात कर लें, फर्ज कर लें मैं S3 के अंदर डाटा स्टोर कर रहा हूँ, तो S3 के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डाटा स्टोर हो रहा होता है, उसको विद इन रीजन, इन डिफरेंट लोकेशन, इन 3 अवेलेबिलिटी जोन उसको जाके स्टोर कर दिया जाता है बाय AWS। ठीक है, उसकी कॉपीज क्रिएट हो जाती है डाटा की फॉर हाई अवेलेबिलिटी। इसी तरह EBS के अंदर होता है। EBS के अंदर आप जो भी डाटा स्टोर करोगे उसकी कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन विद इन एज ही होंगी, इन सेम एज ही। ठीक है, तो ये जो कॉपीज क्रिएट हो रही होती हैं उसको रेप्लिकेट किया जा रहा होता है, ये AWS की तरफ से किया जा रहा होता है कि अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो जाए, कहीं पे कोई ऐसा मसला आ जाए, तो आपका डाटा लॉस ना हो, उसको दूसरी जगह से हम एक्सेस कर पाए इजीली। मल्टीपल वॉल्यूम टाइप्स होते हैं इसके अंदर, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्नैपशॉट पता है ना कि उसकी एक कॉपी क्रिएट करके हम अलोंग डिफरेंट रीजन अगर स्टोर करना चाहें, S3 के अंदर स्टोर करना चाहें, तो हम इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फीचर मिलते हैं S3 के अंदर। यूज कैसे किया है, आप इसको एज रूट वॉल्यूम यूज कर सकते हो। ठीक है, डाटा स्टोरेज विद अ फाइल सिस्टम, आप उससे कम्युनिकेट करवा सकते हो। डाटाबेस होस्ट, इसके डाटाबेस की कुछ मतलब, एज डाटाबेस ही हमारा डाटा स्टोर करता है ना इसके अंदर, तो आप वो भी इसके अंदर चीज़ें कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें। अब जो स्नैपशॉट होते हैं वो हम क्यों क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट होते हैं एज अ बैकअप।
हमने डाटा स्टोर किया हुआ, तो उसका हम बैकअप जब लेना चाहते हैं तो उसका एक स्नैपशॉट ले लेते हैं अपनी पूरी स्टोरेज का। तो वो बैकअप लेके उसको दूसरी जगह पे हम जो है ना वो रख सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट्स। लेकिन फर्ज कर लें आपने, आपके पास एक वॉल्यूम पड़ा हुआ है, ईबीएस वॉल्यूम, उसके अंदर डिफरेंट डाटा आपका स्टोर है, आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया, लेकिन जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना आपका, वो डिलीट हो गया आपसे गलती से। ठीक है, लेकिन आपके पास जो डाटा स्नैपशॉट पड़ा हुआ था, आप उससे उसको रिक्रिएट भी कर सकते हो सेम वॉल्यूम को। ये भी आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ईबीएस वॉल्यूम टाइप्स, जैसे ये हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे हम अपनी लैपटॉप की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे कोई स्टोरेज लेनी हो तो हम या तो हार्ड ड्राइव लेते हैं या हम एसएसडी लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि फास्ट अच्छी कौन सी होती है, फास्ट कौन सी होती है, ये वाली एसएसडी फास्ट होती है। इसी तरह ईबीएस के अंदर जब हम स्टोरेज ऑप्शन लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, जब हम EC2 बना रहे होते हैं, और EC2 बनाते हुए जब हम स्टोरेज अटैच करते हैं उसके साथ, तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं आपने कौन सी लेना है। आपने प्रोविएंट आईओप्स लेना है, जनरल पर्पस लेना है, एसएसडी लेनी है। तो ये एसएसडी की दो टाइप्स होती हैं और ये एचडीडी की दो टाइप्स होती हैं, कोल्ड एचडीडी एंड थ्रूपुट एचडीडी। अगर आपको एचडीडी के अंदर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप थ्रूपुट यूज़ करेंगे। अगर आपको सॉलिड एसएसडी के अंदर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप प्रोविएंट आईओप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना, जो भी इसके रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं हमारी डिस्क की मेमोरी के, स्टोरेज के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास IO1 होता है, IO2 होता है प्रोविएंट, फिर EBS जनरल पर्पस भी होती है हमारे पास। ठीक है, EBS GP2 भी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, SSD के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक प्रोविएंट आईओप्स एंड जनरल पर्पस। तो जो प्रोविएंट आईओप्स है इसके अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती हैं, IO1 IO2। ठीक है, और जो जनरल पर्पस है इसके अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, GP1 GP2। इसी तरह इसकी इनकी एक एक ही कैटेगरी आती है, इनकी कैटेगरीज नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ देखें प्रोविएंट आयोप्स, IO1 एंड IO2। ठीक है, तो इनकी तकरीबन सेम ही होती है। अगर आप जनरल पर्पज एसएसडी ले रहे हो तो वहाँ पे आपको जो मिनिमम मिलेगा 1 GB से 16 TB तक मिलेगा। बट अगर आप आईओ प्रोविएंट ले रहे हो तो उसके अंदर आपको 4 GB से स्टार्ट होगा मिनिमम, उससे कम नहीं आप ले सकते। ठीक है, 4 GB to 16 TB। इसी तरह फिर वो एचडीडी की आगे आ जाती हैं। बाकी में जो स्पीड होती है वो भी यहाँ पे तमाम यहाँ पे लिखी हुई है, आप उनको याद नहीं करना, बट एज अ कॉन्सेप्ट आपने इसको पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और जो प्रोविएंट होता है उसके अंदर रीड राइट ऑपरेशन जल्दी फास्ट फास्ट होते हैं। इनपुट आउटपुट स्पीड जो होती है उसकी वो फास्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, जो जनरल पर्पज होती है वो उसके मुकाबले में थोड़ी जो है ना वो स्लो होती है, लो लेटेंसी आपको देखने को मिलती है। बट जो प्रोविएंट आईओप्स है उसके अंदर आपको ज़्यादा आउटपुट मिलती है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं उसके अंदर वो जल्दी हो रहे होते हैं, फास्टली हो रहे होते हैं। क्रिएट EBS वॉल्यूम, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपने इसको CLI के थ्रू क्रिएट करना है EBS वॉल्यूम को तो आपने किस तरह करना है, तो वो कमांड यहाँ पे लिखी गई है। खैर इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमने ये बात की थी कि जो EBS वॉल्यूम होता है ना, आप उस वॉल्यूम के स्नैपशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो स्नैपशॉट्स हम लेते हैं EBS के अंदर, वो हमारे पास होते हैं इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट्स। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि फर्ज कर लें आज आपने डाटा स्टोर किया ABCDEF, इतना डाटा स्टोर कर लिया। ठीक है, आपने उसका स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट 1, और उसके अंदर ये डाटा स्टोर हो गया ABC। अब नेक्स्ट डे आपने उसके अंदर जो है ना वो न्यू डाटा स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे देखें कि पहला स्नैपशॉट हमने लिया जब हमने स्टोर किया था ABC। ठीक है, अब फिर हमने डाटा स्टोर किया, हमने उसके अंदर ऐड कर दिया DEF भी ऐड कर दिया। फिर जब हम दोबारा स्नैपशॉट लेंगे ना, तो ABC दोबारा कॉपी नहीं होगा, जो डाटा पहले पड़ा होगा वो कॉपी नहीं करेगा, जो एडिशनल डाटा होगा सिर्फ उसी को कॉपी करेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है,
अगर तो हम अपनी एक ही स्टोरेज के बार बार स्नैपशॉट ले रहे हैं और वो एग्जिस्टिंग डाटा को भी बार बार उसके कॉपीज क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, स्टोरेज भी ज़्यादा लेगा। तो ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल बैकअप्स देखने को मिलते हैं अपनी ईबीएस के अंदर। ठीक है भाइयों। ये कुछ सीएलए की है, इसको हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज आ जाती है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा। ये ब्लॉक लेवल के अंदर दो आती है हमारे पास, एक ईबीएस आता है, एक आता है इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम। तो जो हमारे पास ईबीएस होता है वो persistent ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, बट जो इंस्टेंस स्टोर होता है हमारे पास टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है। ठीक है, कि अगर आप इसको यूज़ करते हो और आप फिर आप अपने सर्वर को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इसको स्टॉप करेंगे तो होगा क्या कि फिर जो है ना, आपका आपकी स्टोरेज जो है ना वो क्या हो जाएगी, डाटा राइट ऑफ हो जाएगा आपका। तो हम इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ करते हैं डेडिकेटेड टू पार्टिकुलर इंस्टेंस। जब हम कोई डेडिकेटेड ऑप्शन यूज़ करते हैं, हमारा ना पड़ा है, हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंस टाइप होते हैं, डेडिकेटेड भी एक उसमें से ऑप्शन होता है, तब हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, या जिन कंपनीज ने अपने सर्वर को स्टॉप नहीं करना होता, वो सालों साल से चलते रहते हैं सर्वर, तो उनके लिए इसको फिर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपको टाइप मिलती है, वो आपको पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एसएसडी और एक आपके पास होता है एसटीडी। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ भी आपके पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं। इसके यूज़ कैसे, ऑब्वियसली यही होंगे कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेके चलना, हमने कोई डाटा को कैश ही करना है। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म, या कोई स्क्रैच डाटा है हमारा, या कोई डाटा कंटेंट को हमने टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर करना है फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए फिर हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड के लिहाज से आपको जो इंस्टेंट स्टोर होता है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है या इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है ईबीएस से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है भाइयों। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोरेज के अंदर स्टोरेज गेटवे। स्टोरेज गेटवे जो हमारे पास होता है, हमारे पास एक हाइब्रिड स्टोरेज होती है। ठीक है, हाइब्रिड स्टोरेज किस सेंस में कह रहा हूँ कि आपकी कुछ स्टोरेज आप S3 यूज़ कर रहे हो, आप क्लाउड के ऊपर डिफरेंट हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, फाइल स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हो क्लाउड के ऊपर। बट कुछ स्टोरेज या आपकी एप्लीकेशन चल रही है आपकी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। तो अगर आपने उन दोनों स्टोरेज को यूज़ करना है आपस में मिला के तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप स्टोरेज गेटवे का यूज़ करें। जिस तरह ये देखें, ये क्लाउड के अब अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज है, S3 भी है, FSX भी है, EBS भी है, EFS भी है। ठीक है, और ऑन प्रेमिसेस के ऊपर भी आपकी जो हमारे पास स्टोरेज होती है, वॉल्यूम स्टोरेज, NFS, ठीक है, इस तरह की स्टोरेज होती है, तो आप वो भी यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपने उन वहाँ पे कोई डाटा ट्रांसफर करना है या उनके आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज गेटवे का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोरेज गेटवे सर्विसेज होती हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसके फीचर्स क्या होते हैं, provides durable storage of on-premises data in the cloud, uses standard storage protocols, यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड फुली मैनेज्ड कैशिंग, यहाँ पे फुली मैनेज सर्विस होती है, और इस डाटा को कैश भी आप कर सकते हैं। ट्रांसफर डाटा इन एन ऑप्टिमाइज्ड एंड सिक्योर मैनर, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर, एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन प्रेमिसेस एज अ वर्चुअल मशीन आर अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, कि अगर आपके पास ऑन प्रेमिस में कोई वर्चुअल मशीन चल रही है या आपके हार्ड हार्ड ड्राइव भी है, हार्डवेयर भी है, तो उससे भी आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। स्टोरेज गेटवे टाइप्स होते हैं फिर हमारे पास, कि अगर आपने अपने ऑन प्रेमिस को कनेक्ट करना है S3 से, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो ना हम S3 फाइल गेटवे का यूज़ करते हैं। ये देखिए, नेटिव फाइल स्टोरेज टू डाटा इन Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पे स्टोरेज गेटवे एक सर्विस है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, S3 फाइल गेटवे, FSX फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टोरेज यूज़ करनी है। अगर आप ऑन प्रेम से बैठे हुए हैं डाटा सेंटर के अंदर, और आपने क्लाउड के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टोरेज यूज़ करनी है, आपने S3 यूज़ करनी है,
आपने FSX से कनेक्शन बनाना है, आपने वॉल्यूम गेटवे यूज़ करना है, या आपने टेप गेटवे से कनेक्शन बिल्ड करना है, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप सारी स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कैसी भी स्टोरेज है क्लाउड के अंदर, बट हर स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इस तरह यहाँ पे देखें कि अगर आपने S3 यूज़ करनी है, स्टोर एंड एक्सेस फाइल एज ऑब्जेक्ट इन S3, कि अगर आपने S3 से डाटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑन प्रेमिसेस है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा क्लाउड। तो उसके लिए जो हम कनेक्शन बनाएंगे वहाँ पे सिंपल उसको HTTPS के थ्रू, जो हमारे पास S3 फाइल गेटवे होगा उसका यूज़ करेंगे। S3 फाइल गेटवे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने S3 से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और अगर हमने, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा हमारे ऑन प्रेमिसेस एंड के ऊपर, वो हो रहा होगा NFS और SMB। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट अगर आपने फाइल गेटवे एक्सेस करना है, वॉल्यूम गेटवे, ठीक है, वॉल्यूम गेटवे मतलब अगर आपने EBS यूज़ करना है, EBS कनेक्शन बनाना है अपना, ठीक है, स्नैपशॉट्स को आपने एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम गेटवे का यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम गेटवे के अंदर हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है वो ये वाला यूज़ होता है, ISCS से प्रोटोकॉल होता है। इसको हम सेटअप करते हैं, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की चीज़ ये है कि अगर हम S3 फाइल गेटवे बनाते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम गेटवे बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आपने ये प्रोटोकॉल याद रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम टेप गेटवे बना रहे हैं, टेप गेटवे होता है कि कुछ वर्चुअल टेप्स होती हैं जिसको हम क्लाउड के अंदर स्टोर कर सकते हैं S3 के अंदर। अगर आप उनको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम फिर इसका यूज करते हैं, ICSC VTL प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आपने याद रखने हैं, हम किस स्टोरेज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है भाइयों, इसके यूज कैसे है आपने सिर्फ इसको पढ़ लेना है। अब स्टोरेज के अंदर जो हमारे पास लास्ट स्टोरेज सर्विस बचती है वो हमारे पास आती है ट्रांसफर फैमिली एंड अदर माइग्रेशन सर्विस। इसको अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फैमिली के अंदर हमारे पास आता है, ट्रांसफर फैमिली क्या होता है, भी एक सर्विस होती है। तो ये क्या होता है, इज अ सिक्योर ट्रांसफर सर्विसेज दैट यू कैन यूज टू ट्रांसफर फाइल्स इनटू एंड आउट ऑफ AWS स्टोरेज सर्विसेज। अगर आप डाटा को ट्रांसफर करना है अपनी सर्विस से, द फाइल ट्रांसफर फैमिली सपोर्ट्स ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम आर टू फॉलोइंग AWS स्टोरेज सर्विसेज लाइक Amazon S3 बकेट, NFS, EFS। ठीक है, या तो EFS होगा या S3 होगा। तो ये जो ट्रांसफर फैमिली होती है इन्हीं दो सर्विस के लिए काम आती है, S3 के लिए और EFS के लिए। अगर आपने यहाँ से डाटा ट्रांसफर करना है बिटवीन सर्विसेज, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ट्रांसफर फैमिली का यूज कर सकते हो। retains existing workflow, stores data in S3 bucket, connects directly with your identity provider system। अच्छा, सिंपल फाइल, ये इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है SFTP, सिंपल फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ से ऑथराइजेशन के लिए IAM यूज कर रहे हैं, फिर हम Route 53 का यूज कर रहे हैं टू एक्सेस आर सर्विसेज। ठीक है, तो उसके अंदर फिर हम जो भी सर्विस यूज करनी है ट्रांसफर फैमिली के अंदर कोई भी सर्विस यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट सर्विस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइक S3 यूज कर रहे हैं, EFS यूज कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफर फैमिली ऑन प्रेमिसेस से कम्युनिकेट नहीं करवाती है, आपको ये याद रखना है। आपने बिटवीन सर्विसेज अगर आपने डाटा को ट्रांसफर करना है, EFS, S3 से EFS, तो उसके लिए हम ट्रांसफर फैमिली का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑन प्रेमिसेस से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए स्टोरेज गेटवे का यूज करते हैं। डाटा सिंक भी होती है, डाटा सिंक इज एन ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर सर्विस दैट ऑटोमेट्स एंड एक्सेलरेट द मूविंग ऑफ डाटा बिटवीन ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज सिस्टम एंड AWS स्टोरेज सर्विसेज। डाटा सिंक को भी हम यूज करते हैं अगर आपने डाटा को ट्रांसफर करना है। इट ऑल्सो मूव्स डाटा बिटवीन AWS स्टोरेज सर्विसेज। क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपने बिटवीन सब्सिडी डाटा को मूव करना है या आपने ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड के दरमियान कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप डाटा सिंक का भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास ना डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, हमने हाइब्रिड भी पढ़ लिया, हमने डाटा सिंक भी पढ़ लिया, डिफरेंट पढ़ ली। तो मे भी आपको शफल हो रहा हो वहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं डाटा ट्रांसफर के लिए, तो आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। हर सर्विस का अपना वहाँ पे यूज कैसे है, हर सर्विस के अपने फीचर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है।
तो हम यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिशिएंट होती है, फास्ट होती है, मैनेज सर्विस होती है, मैंने तो सारी होती है खैर। ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास होती हैं। डाटा माइग्रेशन, आर्काइविंग कोल्ड डाटा, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा मूवमेंट फ्रॉम टाइमली। तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ कैसे नहीं वाले, अगर आपने डाटा, ये देखें, जब हम स्टोरेज गेटवे यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता था वो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था। ठीक है। बट अगर आप डाटा सिंक यूज़ करते हो तो डाटा सिंक के लिए फिर हमारे पास हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्ट, मतलब साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन बनाना पड़ता है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऑन प्रेमिसेस एंड होता है वहाँ पे डाटा सिंक एजेंट हम इंस्टॉल करते हैं। और आपने क्लाउड एंड के ऊपर हम डाटा सिंक सर्विस यूज़ करते हैं ना, आपस में उनको कनेक्ट करवाते हैं साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन के थ्रू। तो फिर हमारा इस तरह डाटा ट्रांसफर होता है। फिर इनके कुछ अच्छी सर्विसेज भी हैं। स्नोबॉल एज, स्नो कॉन, स्नो मोबाइल, ये भी अच्छी सर्विसेज होती हैं। ये क्या होती हैं? हाँ, अच्छा, इसको ये इसकी पढ़ लेना आपने इसको। अच्छा, खत्म भी हो गया ये। अच्छा, चले इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बताया नहीं गया इसके बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्नोबॉल क्या होता है? स्नोबॉल के अगर फर्ज कर लें आपका डाटा ना बहुत ज़्यादा है, आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, कंपनी का जो है ना बहुत ज़्यादा डाटा है, मतलब टेराबाइट्स में डाटा है, और आप उसको, आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और आप उनको इंटरनेट के थ्रू जो है ना वो स्टोर नहीं करवाना चाहते या माइग्रेट नहीं करवाना चाहते एडब्ल्यूएस के ऊपर। ठीक है। तो उसके लिए आप, इनकी सर्विस होती है स्नो स्नो बॉल, ये स्नो बॉल होती है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होती है। आपको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एडब्ल्यूएस को कि मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप हमें ना डिवाइस भेजें हमारी लोकेशन के ऊपर। तो आपको ना इस तरह डिवाइसेस भेजी जाती हैं। आपकी जो भी डाटा सेंटर होता है, जो भी आप लोकेशन देते हैं, तो आपको इस तरह फिजिकल डिवाइस भेजी जाती हैं। आप इन फिजिकल डिवाइस के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हो। इसको आप कनेक्ट करोगे अपने ऑन प्रेमिसेस से, और डाटा यहाँ पे अपना जितना भी अपलोड करोगे, फिर इनको शिप कर दोगे एडब्ल्यूएस को। और जैसे ही डिवाइस एडब्ल्यूएस के ऊपर पहुंचेंगे, एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिकली ये डाटा को आपकी स्टोरेज के अंदर क्या कर देगा? अपलोड कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो इस तरह कुछ डिवाइसेस होती हैं। स्नो बॉल इसको हम बोलते हैं। एक होता है स्नो मोबाइल। जो स्नो मोबाइल होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस होती है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ स्नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है। यहाँ पे आपको डिवाइस नहीं भेजी जाती, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ट्रक भेज दिया जाता है आपके लोकेशन के ऊपर। ये देखें, ये देखें, ये अमेजोन है, इसका ट्रक है पूरा। ये अगर फर्ज कर लें, जो फिजिकल डिवाइस है ना स्नो बॉल, वो आपको एक नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, तीन नहीं चाहिए, आपको डाटा इतना ज्यादा था कि आपको 100 150 चाहिए। तो उसके लिए फिर आप स्नो मोबाइल यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आप उनको रिक्वेस्ट करते हो एडब्ल्यूएस को, मेरा डाटा बहुत ज्यादा है और एक दो स्नो बॉल के अंदर तो आने वाला नहीं है, आप ऐसा करो हमें ट्रक भेज दो। तो वो आपको ट्रक भेजते हैं। उस ट्रक के अंदर बड़ी बड़ी स्टोरेज लगी होती है उनकी फिजिकल। तो आप उनको कनेक्ट करते हो अपने डाटा सेंटर से या क्लाउड से, मतलब जो भी आपका डिवाइस होगी उसे कनेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर डाटा को स्टोर करते हो। ठीक है। तो ये जो ट्रक होता है इसके अंदर भी डिवाइसेस लगी होती हैं बड़ी बड़ी। तो फिर ये जाता है एडब्ल्यूएस के डाटा सेंटर के पास। ठीक है। और ये सर्विस हर रीजन के अंदर नहीं होती। ठीक है। और ये सिर्फ जो है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर होगी, जिस तरह यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के लोकेशंस के ऊपर। अब आप पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप पाकिस्तान से भेजेंगे नहीं ये ट्रक। ठीक है। तो इसका तो रास्ते में ही चालान हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो भी यहाँ पे जो है ना वो रोड प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, मोटरवे, जीटी रोड, ये यहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। तो अगर इसके पांच जो है ना चालान हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो फिर तो एडम्स को लॉस हो जाएगा, वो अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों, यहाँ तक एनी क्वेश्चन?